सो है कैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी का परफॉर्मेंस अगर हम देखें 52 वीक हाई से तो 28% आपको ये कंपनी नीचे देखने को मिलेगी। बट ये पूरा सच नहीं है। 52 वीक हाई से तो ज़रूर आपको ये कंपनी 28% नीचे दिख रही है, बट ये कंपनी में एक लंबे टाइम फ्रेम से गिरावट ही देखने को मिल रहा है। और वो टाइम फ्रेम में सिर्फ इसी कंपनी में ही नहीं, बाकी जो केमिकल कंपनीज है उसमें भी गिरावट दिखेगा, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री का ही प्रॉब्लम है। तो ऑल टाइम हाई से अगर देखोगे तो 65-70% आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक नीचे देखने को मिलेगी। बट दोस्तों इतने लंबे टाइम फ्रेम तक किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में अगर गिरावट होता है तो इसका प्रॉपर रीज़न हमें पता होना चाहिए कि किस रीज़न की वजह से ये सेक्टर या फिर ये कंपनी हमें परफॉर्म करती हुई नहीं दिख रही है। तो इसके अगर हम प्रॉपर रीज़न की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और एक नहीं काफ़ी सारे रीज़न है। तो चलिए एक एक करके सभी रीजंस की बात करते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ की रीजंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि डिक्लाइन का कंप्लीट क्रेडिट लेते हुए दिख जाएंगे। अगर हम पहले रीज़न की बात करें तो वीक ग्लोबल डिमांड दिखता है। अगर हम पैंडेमिक के बाद की बात करें तो वहाँ पर हमें केमिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छी बूम देखने को मिली थी, बट उसके बाद अगर हम डिमांड की बात करें केमिकल्स का तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ था। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि काफ़ी सारे मेजर इकोनॉमीज़ में काफ़ी बड़ी स्लोडाउन हमें देखने को मिली थी। लाइक अगर हम बात करें चाइना की, इंडिया की, या फिर हम बात कर सकते हैं यूएस की, तो इस वजह से ग्लोबली उतना ज़्यादा डिमांड केमिकल्स का क्रिएट हो नहीं पा रहा था। और जो डिमांड क्रिएट हो रहा था वो डिमांड इंडियन केमिकल्स का कम था, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें यूएस की और यूरोप की और चाइना की कंपनीज़ के बारे में तो वो आपको डी स्टॉकिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। यानी कि उनकी जो इन्वेंट्री पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी बड़ी हो गई थी, उसको वो निकाल रहे थे कम प्राइस पे। और कम प्राइस पर अगर केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि महंगे प्राइस वाले केमिकल्स को लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। तो जो डी स्टॉकिंग हमें दिख रही थी यूएस की, यूरोप की और बोल सकते हैं चाइना की, इस वजह से हमारी इंडियन केमिकल प्रोड्यूसर को काफ़ी कम ऑर्डर्स मिल रहा था। तो ये भी एक प्रॉपर रीज़न आप मान सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो चाइना से काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ग्लोबली। अगर हम पूरे ग्लोबली देखें तो चाइना ही सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेकर बैठी है अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें। कोविड के टाइम पे इनका एक्सपोर्ट जो है उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, बट जैसे ही कोविड का पैंडेमिक ख़त्म हुआ उसके बाद इनके जो एक्सपोर्ट थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखे। और ये भी एक मेन रीज़न बनता है जो कि बोल सकते हैं हमारी केमिकल कंपनीज़ के गिरावट का क्रेडिट ले रहा है। उसके अलावा दोस्तों प्राइसिंग प्रेशर, जो मार्केट में केमिकल अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया आपको डी स्टॉकिंग और चाइना, ये दो मेन ऐसा रीज़न आप मान सकते हैं जो कि कंप्लीट क्रेडिट ले सकते हैं। क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर डी स्टॉकिंग की वजह से दिख रही थी, और चाइना के जो केमिकल्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे केमिकल्स के कंपैरिजन में सस्ते रहते हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न है जो कि बोल सकते हैं हमारे केमिकल सेक्टर को हिट करता हुआ दिखा था। तो ये सारे कुछ प्रॉपर रीजंस थे दोस्तों जिस वजह से हमारी केमिकल कंपनीज़ की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। बट अगर हम बात करें आने वाले क्वार्टर्स के अर्निंग्स के डेट के बारे में तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक पिछले कुछ क्वार्टर से तो कुछ खास अच्छे नंबर्स दिखाई नहीं है, बट अगर अगले क्वार्टर की बात करें तो वो हमें 29 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी कंपनी से कुछ खास हमें नंबर्स में भी देखने को ना मिले, क्योंकि एस्टिमेट ही कुछ खास अच्छी नहीं है। एस्टिमेट अगर अच्छा रहता तो हो सकता था कि कंपनी के नंबर अच्छे दिख जाते,
एस्टिमेट अगर ख़राब है सिचुएशंस को देखते हुए तो हो सकता है कि कंपनी के नंबर्स भी ख़राब दिखे। वेल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस पे, तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम वीबीएल की बात करें तो रिसेंट टाइम्स में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली थी। 52 वीक हाई से देखोगे तो 30% तक का गिरावट इस कंपनी में हमें देखने को मिला था। अब ये 30% गिरावट का रीज़न एग्जैक्ट है क्या? तो देखो कोई एक रीज़न तो आप मत मानो, काफ़ी सारा रीज़न आप मानकर चल सकते हैं। इसमें एक रीज़न आप बोल सकते हैं रिलायंस है। रिलायंस ने जो मार्केट शेयर गेन किया है कैंपा कोला से लगभग 14% का, वो एक रीज़न आप मान सकते हैं। Q1 में कंपनी काफ़ी अच्छा नंबर रिपोर्ट करती है, बट इस बार गर्मी उतना ज़्यादा पड़ा नहीं काफ़ी सारे रीजंस में। मॉनसून हमें जल्दी आती हुई दिखी, लाइक झारखंड, बिहार, और अगर हम बात करें यूपी या फिर हम बात कर सकते हैं बंगाल की, वहाँ पे तो वहाँ पर मॉनसून अगर जल्दी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो समर में जो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है उसकी डिमांड कम होगी, और इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के Q1 के रिजल्ट में भी देखने को मिल गया। काफ़ी अरसे बाद कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई भी ग्रोथ हमें नहीं दिखाई, तो ये भी एक रीज़न मान सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो GST इंक्रीज़ किया गया था सॉफ्ट ड्रिंक्स में 28% से 40% तक, वो भी एक फैक्टर बनता है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं वीबीएल का परफॉर्मेंस आपको ख़राब दिखा है। और इस पीरियड में सिर्फ ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस इस कंपनी के शेयर में ही ख़राब दिखी है। अगर हम बात करें वैल्यूएशंस में तो एक टाइम पे कंपनी का जो पी था वो लगभग 100 का था। अभी देखोगे तो पी जो है वो 50 के आसपास आ चुका है। इनफैक्ट 50 से थोड़ा सा ऊपर है, 60 से नीचे ही है। तो बोल सकते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी तो 40% से ज़्यादा गिरी है, बट शेयर के हिसाब से देखें तो गिरावट 52 वीक हाई से सिर्फ हमें 30% की देखने को मिल रही है। बट इस गिरावट में दोस्तों अगर हम देखें एफआईएस और डीआईएस के इंटरेस्ट के बारे में, तो वहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है, जो कि आप नोट कर सकते हैं। डीआईएस की बात करें तो वहाँ पर भी डीआईएस ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। पिछले क्वार्टर में भी डीआईएस ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया था, बट पिछले 2-3 क्वार्टर में एफआईएस ने अपने स्टेक को काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस किया है। अब इसका बोल सकते हैं साफ साफ इफेक्ट रिलायंस का भी मान सकते हैं, जिससे कंपनी के अर्निंग्स वैसे देखने को में भी ना मिले जैसे हमें पहले देखने को मिलती थी। ऐसा यहाँ पर एफआईएस की कन्विक्शन है, इस वजह से स्टेक रिड्यूस हुई हैं। बट दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि वीबीएल के लिए अच्छी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो वीबीएल के प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेप्सी, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, स्टिंग, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें इनके प्रोडक्ट हैं। अगर हम बात करें जीएसटी के बारे में तो जो जीएसटी 28% से 40% तक गया है वो जो कार्बोनेट ड्रिंक्स है उस पर गया है। अगर हम बात करें स्लाइस और माज़ा के बारे में तो ये कार्बोनेट ड्रिंक का पार्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला था। और स्लाइस और माज़ा में जो जीएसटी लगा है वो पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है। तो बोल सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी के लिए यूज़फुल रह सकती हैं। अगर अगला सीज़न डिमांड बढ़ता है, स्लाइस के सेल बढ़ते हैं, तो कंपनी के लिए मार्जिन्स अपग्रेड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। अब इसके अलावा दोस्तों कंपनी के अर्निंग्स के डेट के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी के Q2 या फिर Q3 भी आप बोल सकते हैं, वो हमें 29 अक्टूबर को आता हुआ देखने को मिलेगा। सो अगर आप वीबीएल के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट CDSL को डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात कर ले, इंडस्ट्री से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं CDSL की। सो अगर हम CDSL की बात करें तो रिसेंट में CDSL की परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिली है। 52 वीक हाई से लगभग 20% की गिरावट इस कंपनी में दिख जाएगा। अब गिरावट के रीजंस आप सभी को पता है, कई सारे रीजंस हैं। इसमें एक रीज़न आप बोल सकते हैं CDSL ने जो ट्रांजेक्शन चार्जेस का कॉस्ट पहले रखा हुआ था उसको जो कम किया है, उससे कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज़ हुई हैं। पहले कंपनी का 60-62% का मार्जिन हमें देखने को मिलता था, जो कि गिर कर 50% के आसपास आ चुका है। तो जो बड़े मार्जिन ड्रॉप देखने को मिले हैं उससे कंपनी के रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट में जो ड्रॉप आई है वो काफ़ी ज़्यादा आई है। अगर हम पिछले 1 साल की ही बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू तो फिर भी 18% से ग्रो किया है 4 क्वार्टर में। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट सिर्फ 3% से ग्रो हुआ है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी एग्रेसिवली गिरे हैं। और मार्जिन्स गिरता है तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट गिरता है, और प्रॉफिट जब गिरता है तो इसका मतलब कंपनी की EPS गिरते हैं। और EPS अगर देखोगे तो उसमें गिरावट जो दिखी है उस केस में कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं उसमें काफ़ी शार्प अपसाइड देखने को मिला है। 40 के पी से सीधा कंपनी 65 की पी पे जा चुकी है।
और अगर कंपनी की अर्निंग्स आगे चलकर और भी डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिले तो वैल्यूशंस और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि वैल्यूशंस का सिंपल फार्मूला है भाई, जब किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को निकालते हो आप तो उनके जो ईपीएस होते हैं उसको सिंपली करंट पी से मल्टीप्लाई कर दो, और कंपनी के अगर मान लो ईपीएस नीचे आ गए और उस केस में अगर शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा टूटा नहीं तो उस केस में वैल्यूएशन ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, क्योंकि उस प्राइस के कैलकुलेशन को देखकर वैल्यूएशन को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और अभी कंपनी के जो आने वाले क्वार्टर्स के अर्निंग्स हैं उसके डेट आप नोट कर सकते हैं, 1 नवंबर का है। बीएसई में जो हमने डेरिवेटिव्स के अलावा जो इक्विटी के टर्नओवर को देखा था उससे तो हमें यही लगता है कि कंपनी के आगे चलकर जो अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे Q2 में वो Q1Q बेसिस पे ठीक है, इंप्रूवमेंट वाले दिख सकते हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और पिछले साल के Q2 में जो कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया था वो अब तक का बेस्ट रेवेन्यू था कंपनी का किसी भी एक क्वार्टर में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिखाना कंपनी के लिए मुश्किल है, बट Q1Q बेसिस पे कंपनी अच्छी रिकवरी दिखा सकती है हमें, तो उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी CDSL के लिए। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है SDFC AMC। रिसेंटली कंपनी ने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट 4% हमें गिरता हुआ दिखा था, बट उसके साथ कंपनी ने बोनस इशू भी किया था। सो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 1:1 की रेशियो में कंपनी ने बोनस अप्रूव किया है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।